गुड इवनिंग। और आप सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। और लास्ट क्लास में हम मोल इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं, नहीं? और एवोगैड्रो नंबर भी मैं आपको बता चुका हूं। बताया था क्या? तो आप सभी मोल नेयर बनो, मोल पति बनो। यस। नहीं? बिलियनियर, ट्रिलियनियर। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मोल नेयर बनो। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए तो आगे बढ़ें। मॉल तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था क्या? हो गया था यार। एक सेकंड। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, यहां तक आ गए थे, है ना? चलो कोई नहीं। तो जहां पर लास्ट क्लास में थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओह, नमस्ते जी, नमस्ते। तो वही चल रहा बेटा, जो लास्ट क्लास में किया था वही वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वही सारी स्लाइड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, वही चीज है। शौर्य जी बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना? इतना बेसिक से तो पता नहीं, है ना, जमीन के अंदर घुस घुस के पता नहीं कितना अंदर चला गया। इससे ज्यादा जाऊंगा तो दूसरी तरफ निकल जाऊंगा अर्थ के। तो इससे ज्यादा और क्या नीचे घुसेंगे? नहीं। बहुत बेसिक से एकदम जमीन पर भी नहीं, जमीन के अंदर से। वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, ये पहला लेक्चर ही है। जो स्टूडेंट्स अगर कोई नए हैं तो मैं बता दूं, एक लेक्चर हमारा हो चुका है। ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है। और अगर कोई आज पहली क्लास में आया तो मैं उनसे यही कहूंगा कि फर्स्ट क्लास देखें। नहीं तो ये समझ में नहीं आता है ना। तो हमेशा कहीं पर भी आप अगर चैप्टर देख रहे हो तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तभी वो समझ में आता है, सीक्वेंस तभी बनती है। डायरेक्ट अभी आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकंड लेक्चर देखिए, थोड़ा जल्दी देखिए ताकि रिकॉर्डिंग से आप कर सको। उसके बाद आप लाइव आइए, मज़ा आएगा लाइव पढ़ने में। यस। अगर किसी को डाउट है कि ये लाइव है या नहीं, तो ये भैया ये लाइव क्लासेस हैं। आप लोगों के स्टेट नाम मुझे दिख रहे हैं। आदर्श दिख रहा है, पीयूष दिख रहा है, करण दिख रहा है, यमन दिख रहा है, टॉम भी दिख रहा है, गवीश भी दिख रहा है, यशराज भी दिख रहा है, अविरल भी दिख रहा है, अग्निवा, निशित। निशित एक स्टूडेंट था मेरा 2011 में जिसकी 6th रैंक आई थी। एंड उस टाइम पर वो कोटा की बेस्ट रैंक थी, 6th रैंक थी। 16 आदित्य, सागर, सहज। हाँ हाँ हाँ। हरिधन, यश। और बोलिए, और कौन कौन है बताओ, देखें क्लास में और कौन कौन है। दीक्षा, शक्ति, तैयब, स्नेहा, अन्नू, अदिति, फरहीना, शक्ति, सत्यम। अच्छा, आदित्य। ओहो, वेरी गुड। एक्चुअली आदित्य मेरे सन का नाम भी है, 7 ईयर ओल्ड। वो अभी सेकंड क्लास में आया, उसका नाम भी आदित्य है। जनरली आदित्य होते हैं। आदित्य मैंने अभी किसी का नाम देखा, प्रिंस। जीतू जी, जीतू भाई। आयुष, ऋषभ, लखन। मेरा नाम है लखन ऐसा। शाश्वत, खिलाड़ी। अच्छा। चलो जी, चलो अब नाम हो गए। बहुत सारे हैं। चलिए जी, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था उसकी मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि देर इज नो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन अगर आपको किसी एक एटम का मास फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दोगे? एएमयू। यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। उसके एक एटम का मास कोई पूछे तो वो हो जाएगा 27 AMU। ठीक है। और 1 AMU कितने ग्राम होता है वो भी यहां पर लिखा गया है। चित्रांश, भाई मयंक, और ठीक है, हर्ष। अब आप सबके अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जिनके नाम नहीं ले पाया वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है?
नेक्स्ट, तो ये हमने बता दिया था। फिर यहां पर मैंने आपको एक टर्म और बताई थी, ग्राम एटॉमिक मास। और हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में, बेटा आयुष 1.66 में भी आगे टर्म्स होती है, तो उसको मैंने 1.67 लिख दिया, उस पर ज्यादा मत करो, 1.66 या 1.67 डजेंट मैटर। ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो यहां पर अब मैं वापस इस पॉइंट पर आ रहा हूं। किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कितने आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बताया था मैंने। चाहे वो आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कोई और हो, अगर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है तो नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इतनी ही होंगे, और इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। ये एक यूनिक नंबर है। यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम में भी इतने ही एटम होंगे, 56 ग्राम आयरन में भी इतने ही एटम्स होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी इतने ही एटम्स होंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन में भी इतने ही एटम्स होंगे। राइट। और इसी नंबर को हम और क्या बोलते हैं, 1 मोल। इसी नंबर को और क्या बोला जाता है, 1 मोल। यानी एवोगैड्रो नंबर बोल दो, 1 मोल बोल दो, बात एक ही है। 1 मोल बोल दो, बात एक ही है। देखो राकेश, कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उस पर फोकस मत करो बेटा। मैं अभी एनसीईआरटी में ही दिखा दूंगा जहां पर 16 भी लिखा हुआ होगा, तो डजेंट मैटर, है ना। लॉजिक पर जाओ, दिमाग अपने पास है, चीजें हम समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कहीं अगर कोई 16 लिख रहा है, कहीं 16 एमयू लिख रहा है, यू डिसाइड कि क्या सही है, तो वो खुद भी सोच सकते हो। मैंने अपना लॉजिक दे दिया मेरे अकॉर्डिंग, बाकी वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर है कि आपको मानना है या नहीं मानना है। लॉजिक मेरे पास है, बिना लॉजिक के बात नहीं करता मैं, तो वो लॉजिक दिया आपको मैंने। ठीक है। तो अब यहां पर यानी एक और टर्म, एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हो, 1 मोल भी बोल सकते हो। यानी 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डजन होता ना, 1 डजन जो होता है मतलब 12, उसी तरह से 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि 12 तो देखो दिख जाता है, ये नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, जहां डजन यूज कर रहे हो वहां ये भी यूज कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो ना, 1 डजन एप्पल, 1 डजन मैंगो, 1 डजन बनाना, मैं मोल भी यूज कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि 1 मोल मैंगो बोलूंगा तो बहुत ज्यादा होंगे। 1 मोल चेयर्स बोल सकता हूँ, 1 मोल पेन बोल सकता हूँ। 1 मोल आप इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसको आप काउंट कर सको उसको मोल से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 1 मोल एप्पल्स, 1 मोल कार, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना, 10⁻23 के ऑर्डर का। तो 1 मोल। लेकिन अब यहीं से एक और चीज आती है। 1 मोल मतलब एक तो ये समझ में आ रहा है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि अगर 1 मोल आयरन है तो इतने तो एटम्स होंगे, और उसका मास कितना होगा, 56 ग्राम। क्यों? क्योंकि इतने एटम्स अगर है तो मास किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी यहां पर तीन चीजें यूं कह तो रिलेट हो रही है। 1 मोल जब आप बोल रहे हो तो ये बात समझ में आ रही है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स है, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। और इसी ग्राम एटॉमिक मास को ही पता है हम और क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, इसको मैं पता है और क्या बोलता हूं, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल यानी 1 मोल सब्सटेंस का मास हमेशा किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और इसी को आप और क्या बोलते हो, मोलर मास। इसी को मैं मोलर मास भी बोल सकता हूं। राइट। 1 मोल का मास किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। लिख लो, ये चीज लिख लो। यानी मोलर मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो या मास ऑफ 1 मोल बोलो। लेकिन ब्यूटी क्या है मोल की, मोल की ब्यूटी क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल आयरन है, मैंने स्टेटमेंट तो एक बोला है, लेकिन आपके पास दो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। क्या पहुंच गई,
क्या पता चल गया? जैसे ही मैंने बोला 1 मोल आयरन, तो आप में से कुछ के दिमाग में आया होगा कि यार 1 मोल आयरन मतलब एन ए नंबर ऑफ आयरन एटम्स, ये दिमाग में आया होगा। और कुछ के दिमाग में आया होगा कि 1 मोल आयरन मतलब कितना आयरन, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, मतलब कितना आयरन, 56 ग्राम। यानी मोल भी एक अमाउंट को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। मोल के थ्रू भी आप किसी सब्सटेंस की अमाउंट को बता सकते हो, लेकिन जब आप मोल में अमाउंट को एक्सप्रेस करते हो तो उससे आपको नंबर भी पता चलता है और उससे आपको मास भी पता चलता है। बिल्कुल सही लिखा श्रीजन ने, बिल्कुल सही लिखा कि नंबर एंड मास दोनों पता चल जाते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार आप कर रहे हो कि एक मोल सब्सटेंस नंबर भी पता चल गया और उससे मास भी पता चल गया आपको यहां पर। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल लेट्स से एल्यूमिनियम, क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि कितना एल्यूमिनियम है हमारे पास, 27 ग्राम। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो ये पता चल जाएगा एन ए नंबर ऑफ एटम्स। एन ए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर भी पता चल गए और उसका मास भी पता चल गया। अगर एटम्स है तो एटम्स, अदरवाइज मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल वाटर, इससे क्या पता चल रहा है? 1 मोल वाटर क्या पता चल रहा है आपको? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 18। तो 1 मोल वाटर का मतलब, यस बिल्कुल सही, कितना, 18 ग्राम। 18 ग्राम। और क्या पता चल रहा है? एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये भी पता चल रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाँ या ना? बिल्कुल सही। दो चीजें एक साथ पता चल रही है। सोचो आप, अभी हम पानी वैसे तो 1 लीटर 2 लीटर लीटर की टर्म्स में बात करते हैं। सोचो हम पानी मोल्स की टर्म में होता तो आप मार्केट में जाते, जैसे ऐसे बोलते हैं कि यार 1 मोल पानी दे दो, यानी 18 ग्राम। 2 मोल पानी दे दो, 36 ग्राम। 3 मोल पानी दे दो, 54 ग्राम। 10 मोल पानी दे दो, 180 ग्राम। 180 ग्राम मतलब लग वन, यानी 180 ग्राम यानी 180 ml। एक ग्लास में 180 ml के आसपास आता है, नॉर्मली हम ग्लास यूज करते हैं ना घर में। तो आप सोचो मोल्स की टर्म में पानी, यानी 10 मोल पानी, आप 10 मोल पानी पी गए। आप एक ग्लास पानी पी रहे हो यानी अप्रोक्सीमेटली 180 ml, तो आप 10 मोल वाटर पी गए। 10 मोल्स। इससे आपको क्या पता चला? एक तो ये तो पता ही चला कि इतना पानी आपने पी लिया, उसके साथ में आपको ये भी पता चल गया कि इतने पानी में ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे, इतने पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, ये भी पता चल गया। यानी आपके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स जा रहे हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम्स जा रहे हैं, ये भी पता चल रहा है। ये भी पता चल रहा है। कोई पूछ रहा सर एन का मतलब क्या है? बेटा ऐसे मत पूछो यार, ये एन लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में बताया हुआ है। ऐसे भूल जाओगे पुराना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर पूछोगे तो फिर तो क्या मतलब है? नहीं, ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। हाँ, अभी 22.4 नहीं आया बेटा, जो अब आएगा तब देखा जाएगा। तो यानी आप सोचो कितना मजा आ जाएगा अगर पानी जो है हमें इसी तरह से, यानी डेली लाइफ में हम मोल यूज नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छी टर्म है। आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो, आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो या कुछ और, तो मोल्स की टर्म में सोचोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कौन से एटम कितने हैं, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या क्या है, वो भी आपको पता चलेगी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, 18 ग्राम पानी है तो 1 मोल, 36 ग्राम है 2 मोल, 54 ग्राम है 3 मोल्स। तो मोल से आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, अगर किसी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मुझे मास पता है तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। जैसे 54 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 54 डिवाइडेड बाय 27, 2 मोल्स। 81 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 81 डिवाइडेड बाय 27 कितने मोल्स हो गए, 3 मोल्स। राइट। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कैसे, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लिख सकते हो इसको, मोल ग्राम एटॉमिक मोलिकुलर मास को मोलर मास भी बोल सकते हो, एक ही बात है, बिल्कुल बोल सकते हो जी। और एक और चीज बताऊं बेटा, जब हम पढ़ रहे हो ना तो इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछा करो। मैं गूगल थोड़ी हूं यार कि कोई ये पूछ रहा है कोई ये पूछ रहा है सब एक साथ, भाई गूगल नहीं है मैं। गूगल हजारों लोगों के साथ एक साथ डील कर सकता हूं, मैं तो एक इंसान हूं ना, एक टाइम पर किसी एक से बात कर सकता हूँ, किसी एक का रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे में बीच बीच में किसी के भी रिप्लाई करने लगा तो ऐसा लगेगा क्या हो रहा है सर, कहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसा तुम्हें ही ऐसा लगेगा कि सर हमें पढ़ा रहे हैं या किसी और को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक कोई पूछता है कि सर सैटरडे को एक ही क्लास है क्या फिजिक्स की, अरे भाई यार इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम फिजिक्स की क्लास पूछ रहे हो सैटरडे को है या नहीं है। हम मोलर मास मतलब किसको बोला था, अभी किसी ने पूछा सर मोलर मास की क्या यूनिट है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोलर मास क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास। तो समझ में आया, ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास की यूनिट भी क्या होगी, ग्राम होगी। ये लिख सकते हो, या चाहो तो चलो एक लाइन में यहां पर और लिख देता हूं, एक और चीज थोड़ा सा लिखना चाहो तो, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी लिख लेना, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा 27 AMU। और एक और चीज, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम यानी एक मोल का मास 27 ग्राम, जिसे आप और क्या बोल सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया कि ग्राम लगाने से क्या होता है, AMU लगाने से क्या होता है, ये सब यानी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कब यूनिट लगानी है कब यूनिट नहीं लगानी है, और ये सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर आ गई। बेटा फर्स्ट क्लास से देखो क्या बोला है, हर चीज का रिप्लाई कर दिया। आपको इस सेकंड क्लास में आके बोलता है सर बुक कौन सी, बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर सुनो, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये फॉर्मूले भी लिखवा दिए, तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, जो हमने डिस्कस किया उस पर कुछ क्वेश्चंस यहां पर अब हम कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्या करना आपको, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि ये जो सब्सटेंस है इनमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई थिंक सबके एटॉमिक मासेस आपको पता ही है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कार्बन का कितना होता है 12, और क्या बचा, बस इन्हीं की जरूरत है जो मैंने बता दी। हाँ, दो तरीके हैं, या तो आप आंसर लिखते जाओ या एक और ऑप्शन है, पहले सारे कर लो और फिर कॉमा लगाते हुए सबके आंसर लिख दो, फिर सबके आंसर लिख दो। यस, किसी ने मेरी हाइट पूछी है भाई, क्या लगता है, गैस करो तुम, क्या हाइट होनी चाहिए। और लास्ट वाले क्वेश्चन में ना 6.022 की जगह 6 ही यूज कर लेना ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस वाले क्वेश्चन में 6.022 की जगह केवल 6 यूज कर लेना। ठीक है, ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और आंसर लिखते वक्त या तो एक किसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट लिख के फिर आंसर लिखना, सेकंड का लिख रहे हो तो सेकंड लिख के फिर आंसर लिखना, ताकि मुझे पता चले।
6 फीट 2 इंच, कोई लिख रहा है 7 फीट, कोई लिख रहा है 4 फीट। चलो जो तुम कहो वो मान लेते हैं भाई। हाँ, अभी तो आंसर लिखो। चलिए लिखिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, करो पहले फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने मोल आ गया, बिल्कुल सही, 5 मोल। बहुत बढ़िया। यहां पर पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं, कितना, 5 मोल। बहुत आसान सा हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस कितना, 10। और ये H2 मॉलिक्यूल है, एटॉमिक मास 1, लेकिन इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, मोलर मास ग्राम में। तो कितने मोल्स आ गए इसके, 5 मोल आ गए। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, चलिए सेकंड पार्ट का। 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहां क्या है, H2 है, H2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड होगा। जबकि हाँ, यहां पर जब आप करोगे तो यहां पर अब किसके, हाइड्रोजन ही लिखा हुआ, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां क्या बोलोगे, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, या तो ऐसे लिखो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि, और यहां पर क्या बोलोगे, 5 मोल्स ऑफ H2, H2। यहां बोलोगे 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हर चीज बहुत क्लियरली बोलनी पड़ेगी। किसके मोल्स निकाल रहे हो, डिवाइड किससे किया, 2 से, H2 से, तो ये मोल्स भी किसके आएंगे, H2 से। H के मोलर मास से डिवाइड किया है, तो मोल्स भी किसके आएंगे, हाइड्रोजन एटम के मोल्स आएंगे। समझ में आई मेरी बात। इसमें एक चीज और बता दूं, सुन लो मैंने, अगर कहीं पर भी हम हाइड्रोजन बोलते हैं, केवल हाइड्रोजन बोलते हैं, तो देखिए नॉर्मली हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, H2। तो नॉर्मली अगर मैं कहता हूं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब H2 है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब O2 है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब N2 है। अगर एटम है तो स्पेसिफाई करो उसको, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर, ये ध्यान रखना। बहुतों ने आंसर लिखे हैं, अभी मैं आ रहा हूं, बट ये और फर्स्ट और सेकंड यहां पर क्या बोलोगे, इसका आंसर 10 है, फर्स्ट पार्ट का 5। क्या बोलोगे, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, 5 मोल्स, यहां पर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर, अभी आगे सब आएंगे, सब आएंगे। फर्स्ट और सेकंड तो आई थिंक क्लियर हो गए। इसका आंसर 5, इसका आंसर 10। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं, ठीक है। 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 डिवाइडेड बाय 27, यानी थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो गया, 2। बिल्कुल सही, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 मोल एल्यूमिनियम। थर्ड, सॉरी, फोर्थ पार्ट का आंसर बताइए, फोर्थ पार्ट का आंसर लिखो जल्दी से। फोर्थ पार्ट का आंसर 69 ग्राम। बिल्कुल सही रजत, आयुष, अग्रिम। क्योंकि इस बार इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके ग्राम एटॉमिक मास से, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 23। तो आंसर कितना हो गया, 3 मोल किसके, सोडियम के। चलिए फिफ्थ पार्ट का आंसर बताओ, फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना होगा। यहां से ये हटा रहा हूं ना अब मैं,
मुझे यहाँ ही लिखना होगा, उधर जगह नहीं बची तो यहाँ लिख दूंगा। दो तरह के आंसर दिखाई दे रहे हैं भाई फिफ्थ पार्ट में। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। ढंग से देखो बेटा इसको। ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, मिलीग्राम। यानी ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 44 × 10⁻³ फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 44 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, N2O का मोलर मास 44। तो आंसर इज 10⁻³ समझ में आया? मोल N2O। सिक्स्थ पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। सिक्स्थ पार्ट का आंसर चाहिए, सिक्स्थ पार्ट का। हम्म इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है CCl4 का? 154। 154। तो यस, यहां पर 308 डिवाइडेड बाय 154 यानी 2। ये फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट का आंसर हो गया। कितने मोल्स? 2 मोल्स। सेवंथ पार्ट का आंसर बढ़िया जी बढ़िया। यमन, अस्तुति, यशराज, दीपिका, अभिनव, क्षितिज। सेवंथ पार्ट का आंसर लिखो, लिखो जल्दी से लिखो, सोच समझ के लिखो। देखो बेटा, टाइप कर रहे हो तो ध्यान रखो, ऐसा नहीं एक जीरो से दुनिया बहुत बदल जाती है। हाँ, तो ये बहुत जीरो जब लगा रहे हो तो ध्यान से लगाओ। चलिए चलिए। 23 किलोग्राम है, अब की बार किलोग्राम है। देखो बीच बीच में मैंने जानबूझ के ना छुपाया हुआ है। ज्यादातर डेटा ग्राम में दिया है, बीच बीच में मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम दे दिया। तो ये ध्यान रखो। बहुत होता क्या सर, ग्राम है तो सब ग्राम दे रखे होंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये जेई वालों की यही आदत होती है। तो ये ध्यान रखो। 10⁻23 यानी हमेशा ढंग से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय 46। तो ये कितने आ गए? 500 मोल्स। डिवाइडेड बाय 46 तो ये कितने हो गए? 500 मोल्स। ये कौन सा हो गया? सेवंथ नंबर। अब कौन सा करना है हमें? एट्थ नंबर। वो यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। तालियां मेरे लिए। सारे सही है क्या? देखते जाओ देखते जाओ। बिल्कुल बढ़िया जी। तो आर्गन के लिए 1.2 इंटू 10⁻25। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 120 × 10⁻23। और जैसा मैंने बताया था 6.022 की जगह 6 ही ले रहा हूं मैं अभी यहां पर, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। तो ये टर्म तो हो गई कैंसिल आउट। तो ये बचा कितना? 20। और लास्ट पार्ट तो बहुत आसान है ये। लास्ट पार्ट का आंसर, लास्ट पार्ट का आंसर यस, 3Na डिवाइडेड बाय Na। तो लास्ट पार्ट का आंसर तो कितना हो गया? 3। कोई कह रहा सिक्स्थ रॉन्ग है। बेटा सही आप बता दो क्या सही है। हम्म सिक्स्थ में 154 कैसे आया? मोलिकुलर मास निकालो यहां पर। 4 क्लोरीन का 142, एक कार्बन 12, तो टोटल हो गया 154।
अच्छा बताओ किसके सारे आंसर सही है, सही चलिए लिख के बताओ कि जिसके सारे आंसर सही है वो एक बार लिखो। लिखे लिखे जल्दी से। वेरी गुड, आर्यन के सारे सही है, विशाल के भी सारे सही है, मृत्युंजय के भी सारे सही है, यमन के भी सारे सही है, अंशित के भी सारे सही है, शुभम और हीरक थोड़े बड़े नाम में जल्दी पढ़ नहीं पाता हूँ यार, उससे पहले है ना ये कमेंट ऊपर खिसक जाते हैं। कीर्ति के सारे सही है, सुशांतु हाँ आजकल थोड़े नाम भी थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, दीपांशु, अनीश, अचिंत्य, अभिनव, आदित्य, आशीष, विश्वजीत, हिमांशु, चलो जी ठीक है। तो मतलब अब हम मोल्स निकाल सकते हैं, अगर मुझे मास पता है तो मोल्स यहां से हम वो देख रहे हैं और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बेटा बहुत आसान आसान है, कुछ नहीं किया मैंने। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एन ए, कितने मॉलिक्यूल होते हैं एन ए, तो 3 Na में कितना होगा, 3 Na/Na। और क्या है बेटा, एक मोल में एन ए तो 3 Na में 3 मोल्स, 3 Na में 3 मोल्स। फोकस करो बेटा, अगर कुछ गलत हुआ तो वापस से देखना, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। इन दोनों क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना है, इन दोनों क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से। देख लो यहां पर वही क्या है, किससे डिवाइड कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, और क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। और बाकी सारे में ये वाला फॉर्मूला 1 से लेके 7th तक हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो जी चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एप्लीकेशन है, थ्योरी इतनी है, अगर आप सोचो इस चैप्टर में तो कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, इस चैप्टर में थ्योरी इतनी ही है बेटा। रिपीट मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं, है ना। तो अब इसमें कुछ वापस से सुन लो उसी चीज को, अगर ठीक है कुछ पार्ट रह जाता है तो कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद जब क्लास खत्म हो तो उस रिकॉर्डेड भी आता है, उसमें आप वापस इस चीज को देख सकते हो। 8th में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैंने बोल ही दिया था, 6.022 की जगह 6 यूज करना है, 4 बार ये चीज बोल चुका हूं। ठीक है, हाँ कोई कह रहा है सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन करवा रहे हो सर, अब थोड़े अच्छे 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 क्वेश्चन करवाओ ना, इनमें क्या है ये तो ऐसे ही हो जाते हैं। बेटा सब करवाएंगे, है ना। कोई लिखता है कि फास्ट करो सर फास्ट करो, बहुत स्लो जा रहे हो, अरे बेटा है ना, कोई इधर टांग खींचता, कोई इधर टांग खींचता, कोई इधर खींचता, कोई स्लो, कोई कहता फास्ट, बीच में कोई पता नहीं फिजिक्स की बातें करने लगता है, तो कोई मेरी हाइट पूछने लगता है, बीच बीच में और भी कमेंट आए जो मैं बोल नहीं सकता। हम्म, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन पर आते हैं। हम्म, इस पर बाद में आऊंगा, पहले इस पर आते हैं, ये एक क्वेश्चन और हमारे पास। लिखो पहले अपनी होमवर्क, सॉरी अपनी क्लास नोट्स वाली क्वेश्चन बुक्स में ही पहले तो ये क्वेश्चन लिखो, पूरा लिखो, फिर मैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ये सब हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, number of atoms of carbon, oxygen and hydrogen। पीयूष बेटा जो करवाया जा रहा है वो करो, बीच बीच में कुछ भी नई चीज मत लिखो, समझ में आया। अगर ऐसा करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई ढंग का क्वेश्चन भी पूछोगे तो उसका रिप्लाई नहीं करूंगा मैं।
है ना पीयूष? तो कोई भी स्टूडेंट कुछ कमेंट लिखने से पहले ये ध्यान रखें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। अंकित, अभी सब पता चल जाएगा, देखना ये कैसे आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों ने यहां पर। यस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बट यहां पर एक छोटी सी चीज वो बता दूं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड बोला जाता है। राइट नाउ इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसके एक, सुन लो मेरी बात अच्छी तरह से, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, या मैं इससे पहले आपसे ये अगर ये पूछूं H2O अगर मैं लिखता हूं तो इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2 एटम। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम, राइट। इसके एक मॉलिक्यूल में, सुनना अच्छी तरह से, या मैं इसी चीज को एक बार आपको नेक्स्ट उस पर ले रहा हूं। एक मॉलिक्यूल H2O की बात करें तो इसका एक मॉलिक्यूल अगर है, एक मॉलिक्यूल H2O का, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, राइट। अब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? 10 मॉलिक्यूल H2O का है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? क्या करोगे? एक में 2 तो 10 में 20, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक में 2 एटम तो 10 में 20। एक में एक ऑक्सीजन का एटम तो 10 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के भी 10 एटम ही होंगे। अब मैं कह दूं कि मेरे पास 1 डजन H2O है, तो 1 डजन H2O है, तो बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? आप आंसर डजन में भी दे सकते हो, आप आंसर नंबर में भी दे सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ डजन अगर दिया जाए तो 1 डजन में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 2 डजन है। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 डजन। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 में ये 24 और ये 12। अगर 1 डजन का मतलब 12 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल में इसके 2 डजन मतलब 24, इसका एक मतलब 12। यही होगा यहां पर। तो इसी तरह से सुनना मेरी बात को, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल H2O है तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे? जैसे 1 डजन में 2 डजन, तो यहां पर 1 मोल में इसके कितने मोल्स? 2 मोल। कैसे? वही 2 वाला फैक्टर है, अगर एक तो ये 2 मोल और इसके 1 मोल, इसका 1 मोल। समझ में आई बात? कोई लिख रहा है कि 24 डजन नहीं होगा बेटा, 2 डजन होगा। 24 तो एटम्स होंगे 2 डजन में, तो 2 मोल और 1 मोल कह सकते हो। हाँ है ना? समझ में आई बात? तो इस तरह से, या इसके मान लो 5 मोल है, तो 5 मोल H2O है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 5 मोल में इसके कितने हो जाएंगे? 10 मोल। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके कितने हो जाएंगे? 5 मोल। ठीक है, अभी मैं एसिटिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उस पर फोकस करो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 मोल और कोई कंपाउंड है, H2SO4 है, H2SO4, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? सल्फर के कितने मोल्स होंगे? और ऑक्सीजन के कितने होंगे? बताओ।
अगर इसके 5 मोल है तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मोल्स लिखने हैं। इसके 5 मोल, तो इन सब के क्या बता दो, मोल्स बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ बताओ, कोमा लगाते हुए, इसके, इसके और इसके, तीनों के एक साथ बताओ। बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही। क्या करना है, इसके 5 मोल H2 है, ये 5 मोल इसके हैं, तो हाइड्रोजन एटम के कितने होंगे, तो 5 × 2 10। सल्फर तो एक ही है, तो 5 × 1 5। ऑक्सीजन 4 है, तो 5 × 4 20। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। ये भी मोल्स, ये भी मोल, देखो सीधी, यहां मोल है तो यहां मोल है, यहां डजन है तो यहां डजन है, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहां नंबर ऑफ एटम्स है। तो और कुछ नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता, सीधी सी बात ये। इसको ऐसे समझ लो, मतलब इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, ये तो मैंने लिख ही दिया है। जैसे होता ना कि मान लो एक एक कोई फ्लैट है, बंगलो कह दो या कुछ ऐसा कह दो, एक कोई फ्लैट है जिसमें हम क्या कहते हैं, मान लो ऐसा ही कुछ है कि उसमें BHK बोलते हैं ना, बेडरूम हॉल किचन। अब मान लो एक ऐसा कोई फ्लैट है जिसमें 3 बेडरूम है, B3, एक हॉल है और एक किचन है, तो B3HK ऐसे लिख सकते हो ना, बेडरूम हॉल किचन। ये 3 BHK टाइप हो गया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर एक फ्लैट है तो 3 बेडरूम है, 2 फ्लैट है तो 6 बेडरूम है, 3 फ्लैट है तो 9 बेडरूम है। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही मैं यहां पर कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि 3 फ्लैट है तो बेडरूम कितने हो जाएंगे, हॉल कितने हो जाएंगे, किचन कितनी हो जाएगी। ये बेसिक, इसको कोई स्टोइक्योमेट्री भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, जो भी आप बोलना चाहो। राइट, समझ में आई मेरी बात, है ना। अब मैं वापस से आपको लेके जा रहा हूं उस क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब यहां पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक काम करो, थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट इसको बनाना है, तो इसको ऐसे मत लिखो क्योंकि 2 कार्बन है अलग अलग, तो इस एसिटिक एसिड को आप ऐसे लिख दो, C2H4O2, ऐसे लिखो इसको, C2H4O2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। पहला पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो। पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का क्या निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, मोलर मास, बिल मोलर मास कितना आ रहा है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ रहा है, 60, है ना। 32 + 24 कितना हो गया, 56 + 4, किसी ने 59 लिखा है भाई, मोलर मास इतना होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आंसर लिख रहा हूं यहां पर, या सॉल्यूशन कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट का 180 / 60, यानी कितने, 3 मोल्स, किसके, एसिटिक एसिड के, 3 मोल्स C2H4O2, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ओवर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पर आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर बताना है। तो बताइए क्या होगा सेकंड पार्ट का आंसर, बिल्कुल सही, 3 मोल्स, तो 3 Na, 3 Na लिख दो, या चाहो तो वही 3 × 6.022 × 10⁻⁻23, क्योंकि 3 मोल है, एक मोल में Na एटम्स, तो 3 मोल्स में
3 Na एटम्स हो गए साहब। 1 मोल में Na, तो 3 मोल्स में 3 Na। मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स है तो एटम्स, तो ये मॉलिक्यूल है इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओहो, कोई पूछ रहा सर 180 कहां से आ गया? हाँ, 180 कहां से आ गया ये भाई? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ अमन कुमार, बस टाइप करो अपने को, निखिल 180 कहां से आया? ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मत करो बेटा, ऐसा मत करो यार। हाँ, हर्ष डाउट पूछो, आई हैव एन डाउट, लिख दो क्या डाउट है आपका। चलिए, 2 पार्ट तो हो गए हमारे, ठीक है। अब किस पर आते हैं? थर्ड पार्ट पर। बेटा क्या करो, मोल्स और मॉलिक्यूल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यार ये तो चीजें तो ऐसी है नहीं। मेरे को तो लेफ्ट राइट में ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट राइट समझ में ही नहीं आता नहीं। ठीक है। हम्म, चलिए अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ये अभी जस्ट हमने किया था। तो 3 मोल्स अगर हमारे पास C2H4O2 है, हम्म, तो यहां पर कार्बन के कितने मोल्स होंगे? मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको बताना है। यस यस यस। देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते ना, लगता है कि जिन्होंने कभी स्कूल गए नहीं, डायरेक्ट ऐसा लगता है कि बस सर पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने 9th 10th पढ़ी नहीं, है ना। 9th 10th पढ़ी नहीं, हमें मॉलिक्यूलर मास, वैसे तो मैं बता चुका हूं वो भी एक बार, लेकिन वो भी निकालना नहीं आता सर। एटॉमिक मास का सम करो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। 2 कार्बन, तो एक कार्बन का 12, तो इसका यहां पर हो गया 24, जो कि लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं। इसका 4, इसका 32, तीनों का सम करो तो 60। लेकिन हाँ सर, चलिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 मोल्स, 3 × 4 12 मोल्स, और इसके भी 6 मोल्स, और इसके भी इतने मोल्स। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। देखो बेटा, बहुत बहुत सही, बहुत सही, बहुतों के सही सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 6 12 6, 3 पार्ट हो गए भाई। फर्स्ट पार्ट ओवर, सेकंड पार्ट ओवर, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट थर्ड से ही कनेक्टेड है। अगर ये हो गया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। करना क्या है फोर्थ पार्ट में? क्या करना है? इन सबको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इतने मोल्स तो एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो 6 Na, 12 Na और 6 Na। लिख दो, ये आंसर भी लिख दो। बिल्कुल, फोर्थ पार्ट का आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर यही लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। इसी से आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। 6 Na, इसके एटम्स हो गए 12 Na, और यहां पर वापस 6 Na। 6 12 और 6, 6 12 और 6, कुछ नहीं करना, Na लिखना है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी हो गया भाई। 4 बार लिख दो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स सोचो तो ना सब दिख रहा है, लेकिन लिख तो जो अपनी एनर्जी इस पर लगाओ, ज्यादा अच्छा है। इधर उधर की बातें ना लिखें बेटा, है ना, तो ज्यादा अच्छा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 तरह के, कार्बन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? कार्बन के 6 Na, हाइड्रोजन के 12 Na, ऑक्सीजन के 6 Na, तो तीनों का क्या कर दूं, यहीं पर लिख दूं 6 12 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आंसर आ जाएगा 24 Na। कितना आ जाएगा? 24 Na। बिल्कुल सही, सारे आंसर सही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये सारे आंसर्स यहां पर आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये बॉक्स में डाल रहा हूं। ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये यहां पर थर्ड पार्ट का आंसर है, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, और ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है। किसके सारे सही है? लिखो लिखो, सारे सही है, बढ़िया जी। ओके, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, बढ़िया जी, है ना। तो देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो बार बार लिख रहे हैं, देखो मत लिखो, क्योंकि फिर मेरे को तुम्हारा नाम याद हो जाएगा। और सही सही कमेंट लिखो। चलिए, एक गलत, आयुष के सारे सही है। हीरा, हीरक ज्योति, हीरक ज्योति के भी सारे सही है, आयुष के भी सारे सही है, संजय के भी सारे सही है, और उमंग के भी सारे सही है, अमन के भी सारे सही है, और मनीष के भी सारे सही है, स्वप्निल के भी सारे सही है, गूंद के भी सारे सही है, प्रेम के भी, आवेश के भी, संदेश केरा की फोर्थ। तो यहां से वापस से देखो, किसी को थोड़ा कम समझ में आया है तो एक ही चीज कहूंगा, रिकॉर्डिंग को वापस से देखे, लास्ट क्लास को भी वापस से देखे। बहुत सीधा सीधा, सिंपल सिंपल, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बेसिक से सब कुछ बताया गया। चलिए, इसी की प्रैक्टिस और करोगे। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, जो मैं आपको आज होमवर्क दूंगा उसमें इस तरह के और भी क्वेश्चंस है। थोड़ी प्रैक्टिस आप और भी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बातें समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन, इसको भी वापस से करो, फिर दूसरे क्वेश्चंस भी करो, अपने आप बातें जो है वो और समझ में आएगी। ठीक है। हाँ, कोई, हर किसी को लगता है सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। बेटा मैं किसके कमेंट पढ़ रहा हूँ? हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ रहा हूँ तो किसके पढ़ रहा हूँ? तुम्हारे ही पढ़ रहा हूँ। बट इतने सारे स्टूडेंट्स है, सबके तो नहीं पढ़ सकता ना, किसी के पढ़ पाऊंगा, किसी के नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है। चलिए। ओके। तो ये था एक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये कोई कह रहा थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड वाला बेटा इतने सारे ये किए हुए हैं। ये देखो, इसके 5 मोल तो इसके 10 मोल, ये थर्ड वाला क्वेश्चन यहां पर भी हमने किया है, तो वही तो चीज वहां पर की है। इसके 5 मोल तो इसके 10 मोल, सल्फर के 5 मोल, ऑक्सीजन के 20 मोल, तो थर्ड में यही तो किया है कि अगर 3 मोल अगर ये है तो कार्बन के कितने हो जाएंगे? 3 × 2। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 3 × 4, ये 3 × 4। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6। फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है, तुम्हें क्या करना है, बाकी याद तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। आगे बहुत सारी चीजें याद करते हो हैं। ठीक है। शतांशु कह रहा कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू जी, थैंक यू। इस, हाँ, इस तरह से मोटिवेशन की भी देखो जरूरत पड़ती है। बहुत बीच बीच में लिखते रहा करो ऐसी चीजें, अच्छा लगता है, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है। हाँ। हम्म। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन पर आते हैं। कोई पूछ रहा है एन ए कैसा? अरे भाई, एन ए मतलब 6.022 × 10⁻23। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस पर, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम 6C14। पहले तो ये समझो, ये लिखने का नोटेशन का तरीका पता है क्या? इसका क्या मतलब है, ये जो यहां लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। 6C14, ये तो एक, तो ये किसका आइसोटोप है? कार्बन का। ये कार्बन है। ये टर्म क्या बताती है? इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना।
और एटॉमिक नंबर का मतलब आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं। और ये वाली टर्म क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं मास नंबर, जिसे बोला जाता है मास नंबर, जो कि क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसा नहीं कि नाइन्थ में नहीं है, टेंथ में नहीं है, सब है बेटा। अब कोई पूछ ले आइसोटॉप क्या होता है तो माफ कर दो भाई। किसी दिन तो तुम ये पूछ भी लोगे कि सर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, तो फिर तो क्या होगा? हाँ? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें आ चुकी है, ये सारी चीजें आप पहले भी बेसिक पढ़ चुके हो, इतना सा। हाँ, हाँ। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मत पुट करो। बाकी जो समझाना मैं समझा रहा हूं, लेकिन कोई यही पूछ ले कि एटम ही क्या होता है, प्रोटॉन ही क्या होता है, तो फिर उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो यहां पर फिर कोई पूछ लेगा सर मल्टीप्लाई कैसे करें, सर मेरे को तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मेरे को तो रेशियो लेना नहीं आता, परसेंटेज क्या होता है ये नहीं पता, तो उसका तो क्या कर सकते हैं? ढूंढ लो कुछ कुछ चीजें, अगर लगता है आपको नहीं पता तो आजकल तो गूगल है, उसमें भी ढूंढ सकते हो। तो न्यूट्रॉन है ना, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो राइट नाउ इसमें मैं कह सकता हूं, अगर इसकी मैं बात करता हूं, तो एक एटम में, इन वन, एक एटम में, एक एटम में न्यू प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने राइट नाउ? कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? याद कुछ नहीं करना जयवर्धन, कुछ नहीं याद करना, बस ये लिखा हुआ वो समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। राइट। तो इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता चल जाएगा। और अगर एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एटम अगर है, आयन नहीं, आयन में तो फिर अलग बात हो गई, कोई एटम है मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, यानी कोई पूछे यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आंसर भी उतना ही आएगा, यानी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन अगर एक आयन होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। फिर वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस आयन पर चार्ज क्या है। प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। हाँ या ना? कार्बन, अब मैं ये चीज एक तो ध्यान रखना, अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे क्लोरीन के लिए, चलो लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है 17 क्लोरीन 35। तो क्या कहोगे यहां पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो कितने हो जाएंगे। अरे बेटा यार, जो लिखा हुआ है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, ठीक है? एक तो मैंने क्या बोला, जो पढ़ाया जा रहा ना, ये मान के चलो यही सब सही है, दिमाग ये मत करो सर कार्बन 12 होता है, कार्बन बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, है ना? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं।
find the number of atom, find the number of protons present in 14 gram this one. अब इसका एटॉमिक मास अगर कोई मुझे पूछेगा, देखो कार्बन 12 अलग चीज है, कार्बन 14 अलग है, सुन लो मेरी बात। इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना है 14, क्योंकि ये कार्बन 14 है। कार्बन 12 होता तो उसका 12, कार्बन 13 है तो उसका 13, लेकिन ये कार्बन 14 है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना है 14। नॉर्मली कार्बन लिखा हुआ है, अगर केवल कार्बन लिखा हुआ है तो हम कार्बन 12 ही मानेंगे। केवल कार्बन लिखा हुआ है मतलब कार्बन 12, क्योंकि ज्यादातर कार्बन कार्बन 12 ही होता है। बट राइट नाउ अलग से लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कार्बन 14 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। बताइए बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में है। हाँ, देखो इससे डायरेक्टली तो आपको, जैसे होता है ना केबीसी में, तो डायरेक्ट आंसर सही बताए तो पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। वो 10,000 भी मिलते हैं, 20,000 भी मिलते हैं, 40,000, 80,000। बट मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन की भी वैल्यू है, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू बहुत हो, आप हजारों लाखों में बोल सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन करोगे, इस तरह के क्वेश्चन करोगे, तभी आप आगे जेई कर पाओगे, आईआईटीएन बन पाओगे, आईआईटीएन बनोगे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाओगे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप पर डिपेंड करता है, आप इसे कितना लाखों वाला क्वेश्चन मानते हो, हजारों वाला मानते हो, करोड़ों वाला मानते हो, अरबों वाला मानते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आंसर आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुतों ने सही आंसर निकाला, बिल्कुल सही। इसका आंसर है दिल्ली, इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, कैसे आया वो बताते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 के। तो कितने ग्राम है ये 14 ग्राम। मोल्स निकालने, तो इसका मोलर मास, इसका मोलर मास 14 है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कार्बन 14 है। तो कितने मोल 1 मोल। तो हमारे पास 1 मोल ये है, अब 1 मोल C6। तो इसमें 1 मोल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एक में 6 है तो 1 मोल में 6 मोल प्रोटॉन होंगे। कितने मोल? 6 मोल प्रोटॉन। और 6 मोल प्रोटॉन अगर है तो यानी 6 × 10⁻⁻23, यानी 3.6 × 10⁻24। राइट, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब कोई पूछ रहा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, बेटा इतना तो बता चुका हूं है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर वाबली वही बात है, तो फिर तो कुछ बताने का मतलब ही नहीं। किसी ने पूछा वापस तो जिन्होंने पूछा ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बता रहा हूं। चलिए न्यूट्रॉन्स बताओ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ वैसे तो यूं ही आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 10⁻24 आ रहा है। देखो पहले 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही डिफरेंस है, यानी सब कुछ वैसा का वैसा ही। ये जो क्वेश्चन हमने यहां किया है, यहां पर क्योंकि मोल्स तो उतनी ही आएंगे, 1 मोल ही है, 1 मोल में 6 मोल प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो 1 मोल, 1 मोल C6 ये है। तो मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन
मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 8, तो एक मोल यानी न्यूट्रॉन के मोल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ये क्या होगा 8 मोल्स। और नंबर पूछा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 8 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कंटेंट, ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर अब मैं आ रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने मोल को मास से और मोल को नंबर से कनेक्ट कर दिया। आदित्य बेटा थोड़ा लेक्चर देखना, सब समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा वापस से देखना, क्योंकि जो पुराना बताया उसको भूल जाते हो तो वो क्या समझ में आता है वो याद नहीं रहता, तो सब देखना, ढूंढना, सब जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब नेक्स्ट आता है कि मोल को हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। काम्या जी थैंक यू, थैंक यू, ये हाँ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है बीच बीच में। केदार समझ आ गया सर, आप मस्त पढ़ा रहे हो। काम्या का भी कहना है बेस्ट टीचर, अच्छा हाँ, आप लोगों के भी जिनके आंसर आ रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि छोड़ना मत, कोशिश करना। यही तो, अब बिल्कुल किसी ने कहा अब गैस की बारी, यस ठीक है। तो यहां पर अब हम मोल को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, तो यहां एक इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। दैट इक्वेशन इज, यानी डायरेक्ट ऐसे लिख दो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये एनआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहां से आई, ये मैं आपको आइडियल गैस जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आइडियल गैस में बताई जाएगी, देखो आपको ये इक्वेशन, अभी तो आप इसको केवल यूज करना है इसका, ये मत देखना कि सर इक्वेशन कहां से आई, इसको यूज करना आना चाहिए। तो इस पहले तो ये देखते हैं इसमें कौन सी टर्म क्या बता रही है, कौन सी टर्म क्या बता रही है। तो यहां पर ये जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर, ये जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, वी क्या है, वॉल्यूम, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दो, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसी को मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक ही बात है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी आपको बताई जाएगी। तो पहली चीज तो ये कि कौन सी टर्म क्या बता रही है वो मैंने बताया, बट ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए यूज कर सकते हो, सॉलिड या लिक्विड के लिए यूज नहीं होती है। कैन बी यूज्ड फॉर गैसेस, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर गैसेस, ध्यान रखना, सॉलिड या लिक्विड के लिए ये यूज नहीं होती है। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, इसके अभी कुछ नाम भी है, आगे चल के इसको एक बोला जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। बट अभी आइडियल वर्ड क्या है ये सारी बातें बाद में करेंगे। बट अभी ये सोच लो कि कोई भी गैस है तो उसके लिए आप ये पीवी इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन लगा सकते हो, सॉलिड या लिक्विड के लिए आप इसको यूज नहीं करोगे। अब यहां पर पहले छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेनली दो यूनिट्स में हम यूज करते हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की मेनली दो यूनिट्स की हम बात करते हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, दोनों में कन्वर्जन पता होना चाहिए, डिफरेंट। तो अगर यहां पर अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर इन केल्विन, के का मतलब केल्विन, तो ये किसके बराबर होगा, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये यहां पर। वैसे ये एग्जैक्टली तो अगर मैं आपको बताऊं तो 273.1
15 होता है, बट 0.15 को हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं, चल जाता है, क्योंकि 273 में 0.15 लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए 273 आप लिख सकते हो, बट एग्जैक्टली बात करोगे तो वो 273.15 होता है। बट हाँ, आप सीधा की और कोई कहे 5 डिग्री मतलब 278 केल्विन, 10 डिग्री मतलब 283 केल्विन। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सही लिखा पलक, जो आप बोल रहे हो वही लिखा, बट यार मेरी हैंड राइटिंग तो बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही लिखा हुआ है, ये लो कंटेनर। ठीक है, देन ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है। वॉल्यूम की फ़ारेनहाइट भी होता है बेटा, बट ज्यादा डेटा नहीं होता, तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे लिए दोनों काम की है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा डेटा फ़ारेनहाइट में नहीं आता है। कन्वर्जन फिर भी हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, वॉल्यूम। क्योंकि अभी मैं लिखवा दूंगा तो फिर फ़ारेनहाइट क्या होता है सर, ये कहाँ से आया, तो जिसकी जरूरत ही नहीं उसमें एनर्जी नहीं लगाते अभी। वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट होती है। ज्यादातर वॉल्यूम जो हम यहाँ यूज करते हैं वो लीटर में करते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, चलिए बताइए। बहुत और भी बहुत सारी यूनिट्स है। 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को ही आप और क्या बोलते हो पता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 सीसी भी लिख देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हो। और वन, यहां पर मीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी इसको मैं उल्टा लिखूं तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होता है भाई। अभी प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा रुको। और भी टर्म्स, यानी इसको 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोला जाता है, क्योंकि डेसी का मतलब भी क्या होता है? डी मतलब डेसी, यानी डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत सारी यूज होती है, ये भी आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। डेसी मतलब 10⁻⁻1। सिद्धार्थ कह रहा सर एक सॉन्ग सुनाओ बहुत बढ़िया सा। वाह, सिद्धार्थ, सिद्धांत कुछ गलत जगह पे तो सिद्धार्थ है, या सिद्धांत कुछ था, चलो नाम चला गया। अच्छा, गाना सुनाऊं? हाँ। डांस भी, या वो नहीं? हम्म, वो भी बोल दो। बेटा जेई की करने, जेई की तैयारी करो ना यार। हाँ? अगर मैं डांस कर सकता, गाना अच्छा सुना सकता, तो फिर तो कहीं गा रहा होता। तो जो अच्छा मैं करता हूँ वो करने दो। नहीं, क्या फायदा? सचिन तेंदुलकर को कहो कि सर तुम डांस करो, तुम गाने सुनाओ, लता मंगेशकर को कहो कि तुम, या कि तुम क्रिकेट खेलो, क्या हो जाएगा? हम्म? सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलने के तरीके हैं, तो ये कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये सारे कन्वर्जन जो है वो अच्छी तरह से आने चाहिए। समझ में आ गया? क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर कहोगे सर ये नहीं, ठीक है, मतलब वही होता है।
टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब सबसे बड़ी तकलीफ होती है प्रेशर में। इसकी भी बहुत सारी यूनिट्स होती है। ज्यादातर प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। एयर का राइट नाउ जो हम कहते हैं ना प्रेशर है, वो कितना, 1 एटमॉस्फेयर। बट इसकी और कौन कौन सी यूनिट होती है? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 ऑफ Hg, ऑफ मर्करी, ऐसे ही बोला जाता है इसको, या 760 टॉर। ये प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। एयर कितना प्रेशर लगा रही है अर्थ की सरफेस पर? 1 एटमॉस्फेयर, या उसे आप कह सकते हो 760 टोर। अब यहां पर भी फिर से कोई बात नहीं, सर किलोग्राम क्या होता है? अगर आप मुझसे पूछे सर किलोग्राम क्या है, तो किलोग्राम है। ग्राम क्या है, तो वो ग्राम है। उसी तरह से 1 एटमॉस्फेयर क्या है? एयर जो प्रेशर लगा रही है। अब उसको मैं और भी नाम ले सकता हूँ, मेरी इच्छा, आपकी इच्छा, आप कुछ नई टर्म डिफाइन कर दो। आप कह दो जैसे आदित्य कहता नहीं सर एयर जो है वो 100 आदित्य प्रेशर लगा रही है, ठीक है, वो भी एक यूनिट हो गई, आपकी इच्छा। या एयर जो है, मैं कह रहा हूं कि 760 टोर प्रेशर लगा रही है। एयर कितना प्रेशर लगा रही है? 760 टोर। एयर कितना प्रेशर लगा रही है? 760 ऑफ Hg। 760 ऑफ Hg, मतलब यूं समझ लो इसको कि ये जो एयर है ना अर्थ की सरफेस पर कितना प्रेशर लगा रही है, उतना ही प्रेशर अगर एक ट्यूब में मरकरी भर दिया जाए। क्या भर दिया? मरकरी, जिसकी हाइट कितनी है? 760। तो ये मरकरी यहां पर जो प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर एयर भी लगा रही है। मरकरी यहां पर जो इसके बॉटम पर जो प्रेशर लगा रहा है, कितनी हाइट है इस मरकरी की? 760। उतना ही प्रेशर एयर भी लगा रही है। उतना ही प्रेशर एयर भी लगा रही। तो ये इसकी अलग अलग तरह की यूनिट्स है। इवन इसको आप पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। पास्कल जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। दिस इज एसआई यूनिट, ये ध्यान रखना, एसआई यूनिट है इसकी। ये अब मत पूछना एसआई यूनिट क्या होती है, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो ये एसआई यूनिट है पास्कल इसकी। देन यहां पर इसके अलावा बार में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.01325 बार। यानी आप ये कह सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करें तो 1 बार इक्वल्स टू 1 10⁵ पास्कल। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूब के डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये प्रेशर की यूनिट्स है, ये कन्वर्जन। सुन लो मेरी बात, आज घर पर इवन इसको 3 3 4 4 बार लिखोगे, याद हो जाना चाहिए कि प्रेशर की यूनिट। जैसे आपको याद होता ना भाई, सीधी सी बात है, डॉलर, रुपीज या और बहुत सारी करेंसीज होती है, उनमें कन्वर्जन होता है। उसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर यूनिट्स है जिनके कन्वर्जन आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो ये सारी यूनिट्स अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है लिखना है, बिना देखे सब कुछ लिखना है। अगर एक नहीं 2 2 बार कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ ये सब मुझे अच्छी तरह से याद है। घर पर या तो मम्मी पापा या किसी भाई बहन को सुनाओ कि आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ। तो ये यूनिट सारी याद हो जानी चाहिए। अभी ये नहीं कि ये यूनिट्स कहाँ से आई, हमारा इनका पर्पस एप्लीकेशन का है, तो वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी। अब ये हो गया। आर की वैल्यू भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये इस इक्वेशन की अब मैं वापस से बात कर रहा हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहां एक कंफ्यूजन आता है कि सर इतनी सारी यूनिट्स आपने लिखा दी, तो कब हमें क्या यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं।
तो टेम्परेचर ध्यान रखना हमेशा यहां पर किस स्केल में यूज होगा, टेम्परेचर हमेशा ही केल्विन में यूज होगा। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज होगा। मोल्स सिंपल सा नंबर है। मोल्स तो क्या होता है, इसके 2 मोल 5 मोल इस तरह से, तो ये तो नंबर है, 5 मोल 10 मोल, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये मोल्स। अब बात आती वॉल्यूम, प्रेशर और आर की। ये तो हमेशा केल्विन में यूज होगा, ये मोल्स है। तो अब मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं यहां पर। अगर हम इन तीनों की बात करें तो अगर आप वॉल्यूम लीटर में यूज कर रहे हो, वॉल्यूम अगर लीटर में यूज कर रहे हो, तो प्रेशर हमेशा कौन सी यूनिट में पुट करोगे, एटमॉस्फेयर में। और तब प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0821। और इसकी यूनिट पता क्या होती है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। ये पता, ये एटमॉस्फेयर भी न्यूमेरेटर में, लीटर भी न्यूमेरेटर में, पर मोल पर केल्विन ये ऐसे लिखा जाता है। ये मोल भी डिनोमिनेटर में है और केल्विन भी डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना, दोनों ही डिनोमिनेटर में है। आवाज आ रही है? ठीक है। आर की वैल्यू बता दी मैंने, 0.0821। चलिए आ रही है, ठीक है। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो ये लीटर में होना चाहिए, और आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। लिख तो रखा बेटा आर की वैल्यू क्या यूज करनी, लेकिन आर की एक और वैल्यू होती है 8.314। ये कब यूज होगी, ये एसआई यूनिट है इसकी, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ये अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर प्रेशर किस में पुट करना पड़ेगा, पास्कल में। वॉल्यूम किस में पुट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। और इसकी यूनिट अगर मैं यहां पर लिखता हूं 8.314, तो ये आती यहां पर जूल पर मोल पर केल्विन। जूल जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ये थोड़ा सा आपको यूनिट सिस्टम देखना पड़ेगा जहां आप पढ़ते हो, बट वैल्यूज याद रखो। ये या तो ये पूरा एटमॉस्फेयर लीटर, तो आर की वैल्यू 0.0821। अगर ये 8.314 है तो ये मीटर क्यूब, और ये पास्कल में। हाउ आर इज कांस्टेंट, ये क्या बात हो गई, आर जब मैं कह रहा हूं कांस्टेंट तो हाउ आर इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल मान लो तुम है लक्की। जब कहा जा रहा आर इज कांस्टेंट तो हाउ आर इज कांस्टेंट, इस सेंटेंस का कोई मतलब हुआ क्या, तुम्हारी इच्छा हो जो मानो फिर। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूज है, ये सिस्टम फॉलो करना है। ये यहां पर ऐसा होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आएगा, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी की चीजें आप ऐसे यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर चलिए पहले क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। थोड़ा आसान क्वेश्चन ही दे रहा हूं यहां पर। लेट्स से कोई गैस है जिसका प्रेशर है 0.821 एटमॉस्फेयर, उसके मोल से मान लेते हैं 2। टेम्परेचर है लेट्स से 300 केल्विन। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। यस यस यस, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए।
कोई 60 लिख रहा है, कोई 600 लिख रहा है, दो आंसर दिख रहा है मेरे को। चलो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा मैंने दिया है, सारी यूनिट्स ऑलरेडी प्रॉपर ही है। तो अगर मैं यहां पर 0.0821 लिख रहा हूं तो ये एटमॉस्फेयर में है, तो यहां से वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में, तो ये लीटर में। मोल्स कितने हैं? दो। आर की वैल्यू क्या यूज, सॉरी यहां गलत लिखा मैंने, 0.0821 आर की वैल्यू। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, ध्यान रहे ये एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर में है। ये किस में रखा आपने? केल्विन में। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना आया? 10। ये कैंसिल, तो वॉल्यूम कितने लीटर आ जाएगा बताइए जी? वॉल्यूम कितने लीटर आएगा? तो फिर 600 कैसे आया? 60 लीटर। ये 10 है, सॉल्व करो, आंसर इज 60 लीटर। कोई 6000 लिख रहा है, 600 लिख रहा है बेटा, साफ साफ 0.821। और आर की वैल्यू क्या होती है? 0.0821। डिफरेंस दिख रहा है? ये जीरो ऐसे उड़ाओ मत बेटा, ऐसे ही जीरो गायब कर दोगे तो क्या होगा? हम्म। राइट, बट ये बड़ा आसान है, यहां पर यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी पड़ी। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताओ। कोई बात नहीं, आप कन्वर्जन कर सकते हो। 60 तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई कहता है कि नहीं आप तो ml में बताओ, तो 60 × 10⁻³ ml। अब आप कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन यहां से आंसर किस यूनिट में आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है, इस पर और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको ऐप पर शीट मिल गई होगी, ठीक है। ऐप पर आप देखोगे कि शीट मिल गई है, तो उसमें से मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। मॉल कॉन्सेप्ट की शीट है, जैसा मैंने आपको बताया। दो तरह की उसमें एक्सरसाइजेस हैं, दो तरह की एक्सरसाइजेस है। O1, 1 से लेके 10 तक आपको करना है। और S1, 1 से लेके 5 तक, ये आपको करना है। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। शीट आपको ऐप पर मिल जाएगी, मिल जाएगी ऐप पर, ठीक है। ऐप पर आपको शीट मिल जाएगी। चलिए, तो आज के लिए यही करते हैं। ये होमवर्क है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क वाले रजिस्टर में आपको ये सारा करना है, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ये होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय।